प्लेन में बैठे इस आदमी का नाम स्नीफर है, जिसकी सूंघने की शक्ति एक कुत्ते से 100 गुना ज्यादा है। तभी हम एक पैसेंजर को प्लेन में आते देखते हैं, जिसके हाथ पर एक प्लास्टर बना हुआ है। जैसे ही वो पैसेंजर स्नीफर के करीब आता है, तब स्नीफर को पैसेंजर से कुछ अजीब सी स्मेल आती है और स्मेल के जरिए स्नीफर को विजन आता है और हम देखते हैं कि पैसेंजर ने सबसे पहले अपने हाथ पर बैंडेज बांधी, जिसके बाद उसने अपने हाथ को प्लास्टिक की लेयर से कवर किया और उस लेयर के ऊपर एक छोटा सा डेटोनेटर रख दिया और उसके ऊपर प्लास्टर लगा दिया। जिसके बाद वो प्लास्टर के ऊपर एक मेटल का फ्रेम लगाता है, जिससे ब्लास्ट का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाए। मतलब वो पैसेंजर अपने आप में एक बम था और अपनी सूंघने की शक्ति से स्नीफर ने उस पैसेंजर को पहचान लिया था और उसने ये सब बस कुछ ही सेकंड में कर लिया था। अब वो पैसेंजर जैसे ही स्नीफर को क्रॉस करके अपनी सीट की तरफ बढ़ा, तब उससे डेटोनेटर की स्मेल और तेज आने लगी। इसीलिए स्नीफर तुरंत एयर होस्टेस को बुलाता है और बताता है कि एक आदमी इस प्लेन में बम लेकर बैठा है। तब एयर होस्टेस जल्दी से कैप्टन को बुला कर लाती है और यही बात स्नीफर कैप्टन को भी बताता है कि सीट नंबर 32C पर जो पैसेंजर बैठा है, उसके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है और उस प्लास्टर में एक्सप्लोजिव छुपा है, जो इतना पावरफुल है कि पूरी एक बिल्डिंग को ब्लास्ट कर सकता है। मतलब उस प्लेन के चीछड़े उड़ सकते हैं। तब कैप्टन उस पैसेंजर को देखता है, लेकिन उसे वो पैसेंजर टेररिस्ट की तरह नहीं लग रहा था। कैप्टन कहता है कि प्लेन में बैठने से पहले हर पैसेंजर को कई सिक्योरिटीज के बीच से गुजरना होता है और बम को प्लेन के अंदर तक लाना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं। कैप्टन को लग रहा था कि स्नीफर एक साइको है, इसलिए वो स्नीफर को प्लेन में हड़कंप मचाने से मना करता है ताकि बाकी की पब्लिक पैनिक न हो जाए। और अगर स्नीफर ने कैप्टन की बात नहीं मानी तो वो सिक्योरिटी बुलाकर स्नीफर को ही प्लेन से बाहर निकलवा देगा। ये सुनकर स्नीफर गुस्सा होता है, लेकिन उसे पता था कि गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए वो कैप्टन को समझाता है कि उस पैसेंजर से एसीटोन पेरोक्साइड की स्मेल आ रही है, जो बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए उसे पूरा भरोसा है कि उस आदमी के हाथ में बम है और अगर कैप्टन ने उसकी बात नहीं मानी तो पूरे 208 पैसेंजर मारे जाएंगे। तब कैप्टन और एयर होस्टेस एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब कैप्टन कहता है कि स्नीफर के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उस आदमी के हाथ में बम है और वो बस सूंघ कर ऐसे ही किसी पर शक नहीं कर सकता। तब स्नीफर उन्हें यकीन दिलाने के लिए बताता है कि ठीक 35 मिनट पहले एयर होस्टेस और कैप्टन ने प्लेन के कॉकपिट में सेक्स किया था, वो भी 2 बार। ये सुनकर कैप्टन और एयर होस्टेस को शॉक लगा, क्योंकि स्नीफर ने बिल्कुल सही कहा था। अब कैप्टन को स्नीफर पर पूरा भरोसा हो गया था, इसीलिए वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने भागता है और इस तरह स्नीफर ने एक टेररिस्ट अटैक होने से बचा लिया। लेकिन स्नीफर की परेशानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो जैसे ही अपने घर पर पहुंचा, तब उसके एक्स वाइफ का कॉल आया। वो बताती है कि उनका बेटा एलेक्स स्कूल में मैरिजुआना बेचते हुए पकड़ा गया और प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकालने वाला है। इसीलिए स्नीफर अपने बेटे एलेक्स के स्कूल जाता है। तब प्रिंसिपल बताता है कि एलेक्स और उसके साथ 3 स्टूडेंट स्कूल के गैराज में नशे की हालत में पकड़े गए और एलेक्स के पास उन्हें मैरिजुआना भी मिला है। तब स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से प्रिंसिपल बस एलेक्स को एक्सपेल नहीं बल्कि उसे जुवेनाइल जेल भी भेजने वाला था। लेकिन स्नीफर एलेक्स पर गुस्सा होने की बजाय उससे पूछता है कि क्या वो मैरिजुआना उसका है। तब एलेक्स बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे कर लेता है। तभी वहाँ एलेक्स की माँ आ गई और एलेक्स की कलाई चेक करने लगी। दरअसल वो जानना चाहती थी कि एलेक्स नशे का कोई इंजेक्शन तो नहीं ले रहा। तब स्नीफर बताता है कि जब वो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा, तब उसे इंजेक्शन जैसी कोई स्मेल नहीं आई। मतलब एलेक्स ने कोई इंजेक्शन नहीं लिया है, बल्कि एलेक्स ने मैरिजुआना के बस कुछ पफ लिए। जिसके बाद स्नीफर अपने हाथ में ग्लव पहनता है और एक चिमटे से मैरिजुआना का पाउच उठाता है और उसे सूंघता है। तब स्नीफर को किसी और स्टूडेंट की भी स्मेल आती है। तब स्नीफर उस स्टूडेंट को ढूंढने के लिए क्लास में जाने लगा, जिसने एलेक्स के बैग में वो मैरिजुआना रखा था। तब एलेक्स खुद नशे में था, इसीलिए उसे लग रहा था कि वो पाउच उसी ने अपने बैग में रखे। आगे स्नीफर केमिस्ट्री लैब में गया, जहाँ कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे थे। स्नीफर एक एक करके सभी स्टूडेंट के पास जाता है और उनकी स्मेल लेता है और लास्ट में बैठे एक स्टूडेंट के पास जाकर रुक गया। फिर स्नीफर ने उस स्टूडेंट का बैग उठाया। ये देखकर वो स्टूडेंट परेशान होने लगा, जिसके बाद स्नीफर ने उस बैग को टेबल पर पूरी तरह खाली कर दिया। तब स्नीफर और प्रिंसिपल को उसके बैग से 3 मैरिजुआना के पाउच मिले और प्रिंसिपल को पता चल गया कि वो लड़का स्कूल का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है। तब स्नीफर प्रिंसिपल को पुलिस को बुलाने कहता है। ये देखकर प्रिंसिपल भी चौंक गया था कि स्नीफर ने ये सब कैसे किया। लेकिन अगर स्नीफर वहाँ समय पर नहीं पहुँचता तो एलेक्स की जिंदगी और फ्यूचर दोनों बर्बाद हो जाते। जाने से पहले स्नीफर प्रिंसिपल को बताता है कि वो मैरिजुआना असली नहीं बल्कि लो क्वालिटी का नकली मैरिजुआना है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट प्रिंसिपल पर हंसने लगे। यहाँ हमें पता चलता है कि स्नीफर एक सीक्रेट डिटेक्टिव है। अब स्कूल से निकलने के बाद स्नीफर को हाल ही में हुए एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। तब स्नीफर क्राइम सीन पर पहुंचता है, जहां पता चला कि विक्टिम एक आर्किटेक्चर कंपनी का ओनर था, लेकिन जिसने भी उसे मारा था उसने वहां एक भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़े थे। तब हम क्राइम सीन पर ऑफिसर विक्टर को देखते हैं, जो उस इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज है। विक्टर को लग रहा था कि विक्टिम के किसी करीबी ने ही उसका मर्डर किया है। अब स्नीफर वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां खड़े एक पुलिस ऑफिसर की स्मेल लेता है और बताता है कि उस पुलिस ऑफिसर की उम्र 25 से 26 साल है, जो एक डोमेटोरी में रहता है और उसे खाने में खट्टा बहुत पसंद है और उसने एक रात पहले 56 प्रूफ नाम की एक विस्की पी थी। ये सब सुनकर वो पुलिस ऑफिसर चौंक गया। तब स्नीफर ने बताया कि उसे जानबूझकर लोगों को अपनी सूंघने की शक्ति के बारे में बताना पड़ता है, वरना लोग उसे पागल समझते हैं। अब पुलिस वालों को अब तक उस मर्डर केस में कुछ भी हाथ नहीं लगा था। तब स्नीफर उस घर के लिविंग रूम में गया
और वहाँ की स्मेल लेने लगा। तब वहाँ फैली खुशबू अपने आप उसके आंखों के सामने एक आकार बनाने लगी, जिसे सेंट विजुअलाइजेशन भी कहा जाता है। इस वजह से स्नीफर के सामने एक इमेज बन जाती है। आगे स्नीफर विक्टर को कंफर्मेशन देता है कि ये क्लियर कट मर्डर केस है, क्योंकि मरने से पहले विक्टिम ने जो कॉफी पी थी उसमें डाइगोक्सिन नाम का एक केमिकल था, जिसे हार्ट की मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डाइगोक्सिन का ओवरडोज लेने पर हार्ट अटैक भी हो सकता है, जिससे विक्टिम की तुरंत जान चली गई। इसके बाद स्नीफर को सोफे से सिगरेट की स्मेल आती है। तब स्नीफर बताता है कि विक्टिम को हार्ट की बीमारी थी, इसलिए वो सिगरेट नहीं पी सकता। मतलब वहाँ उस समय विक्टिम के अलावा और भी कोई था और शायद वो किलर भी हो सकता है। स्नीफर ने सिगरेट की स्मेल से ये भी बता दिया कि किलर एक आदमी है जिसकी उम्र 45 से 50 की है, लेकिन किलर स्मोकिंग छोड़ने वाला है, क्योंकि उसके राइट हैंड से निकोटिन पाउच की स्मेल भी आ रही है, जिसे स्मोकिंग क्विट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्नीफर आगे बताता है कि किलर वहाँ से एक बैग भी लेकर गया, जिसमें 500 यूरो के नोट थे और वो पैसा विक्टिम का था। आगे स्नीफर ने बताया कि वो पैसे बर्लिन की एक बैंक में प्रिंट किए गए थे, क्योंकि पैसा प्रिंट करते समय वो बैंक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करती है। इसीलिए स्नीफर अंदाजा लगाता है कि ये मर्डर पैसों के लिए ही किया गया है। स्नीफर आगे बताता है कि किलर अक्सर एक सॉल्ट रूम में जाता है। इस सॉल्ट रूम को समुद्री नमक से बनाया गया है और ये सॉल्ट रूम यूक्रेन में ज्यादा फेमस है और ये भी स्मोकिंग छोड़ने का एक तरीका है। इसीलिए अगर उन्होंने सॉल्ट रूम ढूंढ लिया तब शायद उन्हें किलर भी मिल जाए। अब स्नीफर अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करके वहाँ से घर के लिए निकल ही रहा था कि इतने में उसके ऊपर एक बिल्ली कूद गई और स्नीफर को बिल्लियों से एलर्जी थी, इसीलिए उसे तुरंत ही एलर्जी का अटैक आने लगे। इसीलिए स्नीफर जल्दी से अपने घर गया और एलर्जी की दवाई ली। तभी उसे विक्टर का कॉल आया। वो बताता है कि शहर में लगभग 500 सॉल्ट रूम है, इसीलिए किलर को ढूंढने में काफी समय लग सकता है और जितना समय उन्हें किलर का पता लगाने में लगेगा उतनी देर में किलर देश छोड़कर भाग चुका होगा। लेकिन स्नीफर को एलर्जी का अटैक आ रहे थे, इसीलिए स्नीफर कहता है कि वो कम से कम 3 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए अब आगे की इन्वेस्टिगेशन विक्टर को खुद करनी पड़ेगी। इसीलिए विक्टर सबसे पहले विक्टिम के फाइनेंशियल डायरेक्टर को पूछताछ के लिए बुलाता है, क्योंकि स्नीफर ने बताया था कि मर्डर पैसों के लिए किया गया था। तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान विक्टर को पता चला कि उस आर्किटेक्चर कंपनी को 2 मिलियन यूरोस का लॉस हुआ है, लेकिन डायरेक्टर को ये समझ नहीं आ रहा था कि लॉस कैसे हुआ। अब जब मर्डर हुआ तब डायरेक्टर एक बार में लड़कियों के साथ मजे कर रहा था, मतलब वो खूनी नहीं है। अब विक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए अगले दिन विक्टर स्नीफर को हॉस्पिटल लेकर गया ताकि स्नीफर जल्दी से ठीक हो जाए और उसकी मदद कर सके। लेकिन स्नीफर को डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं था, क्योंकि स्नीफर इससे पहले जितनी बार डॉक्टर के पास गया था डॉक्टर ने उसे बस एलर्जी की मेडिसिन देकर चलता कर दिया था, जिससे तुरंत के लिए तो ठीक लगता है, लेकिन उस मेडिसिन से उसकी एलर्जी जड़ से खत्म नहीं हो पाती। लेकिन इस बार विक्टर स्नीफर को एक फीमेल डॉक्टर के पास लेकर गया था, जो बाकी डॉक्टर से काफी अलग थी। फीमेल डॉक्टर सबसे पहले फ्लैश लाइट से उसकी नाक के अंदर चेक करती है और चेक करने के तुरंत बाद स्नीफर को बताती है कि वो अक्सर अपनी नाक पर क्लिप लगाता है और उसे बिल्लियों से एलर्जी है और एलर्जी मेडिसिन ज्यादा लेने की वजह से उसका ऐसा हाल हुआ है। अब स्नीफर भी उस डॉक्टर से मिलकर चौंक गया, क्योंकि वो डॉक्टर भी उसी की तरह इंटेलिजेंट और लॉजिकल थी। तब स्नीफर तुरंत बता देता है कि वो डॉक्टर 35 साल की है और अकेली रहती है और ना तो उसका कोई बच्चा है और ना ही उसके घर में कोई पेट है। स्नीफर आगे बताता है कि उसे पूल में स्विमिंग करना पसंद है, जिसका क्लोराइन लेवल काफी बड़ा हुआ है और डॉक्टर को स्ट्रॉन्ग कॉफी पीना भी पसंद है। ये सुनकर डॉक्टर भी चौंक गई। फिर डॉक्टर स्नीफर को कुछ मेडिसिन लिख कर देती है और बताती है कि उसका ट्रीटमेंट गैस वाइब्रेशन मेथड के जरिए करना होगा। यानी में आगे हम देखते हैं स्नीफर को एक नया मर्डर केस मिलता है। उसे आर्किटेक्चर कंपनी में एक सीएफओ था जिसके ओनर का मर्डर हुआ है और इस बार विक्टिम की मौत गन शॉट से लगे घाव की वजह से हुई है। इसलिए स्नीफर क्राइम सीन पर पहुंच गया। उसे देखकर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का आदमी सिर हिलाने लगा, क्योंकि उसका 20 साल का एक्सपीरियंस है। फिर भी पुलिस ऐसे आदमी पर भरोसा कर रही है जिसकी सूंघने की शक्ति बाकी लोगों से कुछ ज्यादा है। आगे स्नीफर विक्टिम के हाथ की स्मेल लेता है और विक्टर को बताता है कि कंपनी के ओनर और सीएफओ का कातिल एक ही है। विक्टिम के हाथ में एक बैग था जिसमें काफी सारे पैसे थे और ये वही पैसे थे जिसके लिए कातिल ने पिछला मर्डर किया था। कातिल सीएफओ को मारने के बाद उसके हाथ से बैग लेकर भाग गया। स्नीफर आगे बताता है कि दोनों ही विक्टिम के हाथ में टाइटेनियम ऑक्साइड की स्मेल आ रही थी, जो अक्सर पेंट बॉल के कलर में पाया जाता है। अब यहाँ मामला पैसों का था, इसीलिए स्नीफर अज्यूम करता है कि सीएफओ और किलर दोनों ही मिलकर काम करते थे। आगे स्नीफर कार के ट्रंक के पास गया जिसमें सीएफओ की बॉडी थी। स्नीफर कार की स्मेल लेकर बताता है कि वो पैसों का बैग सीएफओ का नहीं बल्कि किलर का था, क्योंकि सीएफओ के कार से टाइटेनियम ऑक्साइड की कोई स्मेल नहीं आ रही थी, जिससे साफ पता चलता है कि सीएफओ ने ही आर्किटेक्चर कंपनी के ओनर को मरवाया था, जिसके बाद उसने किलर को छुपा दिया क्योंकि उसके पास कंपनी के ओनर का पैसा था। आगे सीएफओ ने पैसों के लिए किलर को ब्लैकमेल किया, जिसके बाद किलर ने सीएफओ को ही जान से मार दिया और सारा पैसा लेकर भाग गया। अब पुलिस को बैग से निकाला प्लास्टिक और स्क्रैप पेपर मिल गया था, इसीलिए स्नीफर घर जाकर आराम से उन पर रिसर्च करता है और विक्टर को कॉल करके बताता है कि पूरे शहर में सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहाँ पेंट में टाइटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, जो स्क्रैप पेपर के वेयर हाउस के ठीक बगल में है। इसीलिए स्नीफर और विक्टर उस जगह पर पहुंच गए। वहाँ जाने के बाद स्नीफर उस जगह को सूंघने लगा ताकि उसे वही सिगरेट की खुशबू मिल जाए जो कंपनी के ओनर के घर पर आ रही थी। अब वहाँ जाने के बाद सबको लग रहा था कि कातिल वही छुपा हुआ है, इसीलिए सभी लोग आर्मी के कपड़े और हेलमेट पहनते हैं। तभी वहाँ एक गंजा आदमी आता है जिसके हाथ से स्नीफर को उसी सिगरेट की स्मेल आती है जो किलर ने कंपनी के ओनर को मारने से पहले पी थी। अब सभी लोग अपने हेलमेट लगाते हैं और अपनी अपनी गन लेकर किलर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद सभी के शरीर से टाइटेनियम ऑक्साइड की स्मेल आने लगी, जिससे स्नीफर
स्नीफर के लिए किलर को ढूंढना मुश्किल हो गया। अब किलर की हंटिंग शुरू होती है और सब लोग अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं, लेकिन तभी एक जवान को अचानक गोली लगती है और वो गेम से बाहर हो जाता है। जिसके बाद वो गंजा आदमी अपना हेलमेट उतारता है। मतलब किलर ने भी बाकी लोगों के साथ आर्मी के कपड़े पहने हुए थे और वो उन्हें ही शूट कर रहा था। लेकिन जैसे ही उस गंजे आदमी ने अपना हेलमेट उतारा, तब स्नीफर ने उसे तुरंत पहचान लिया। इसीलिए वो खड़ा होकर विक्टर को असली किलर के बारे में बताने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी किसी ने स्नीफर को पिंड बॉल से शूट कर दिया, जिससे स्नीफर जमीन पर गिर गया। तब विक्टर किलर के पीछे भागता है। वही किलर भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और उसके हाथ में एक बैग भी था। तब विक्टर एक ऊंचाई पर चढ़ता है और सीधा किलर पर कूद जाता है, जिसके बाद किलर को पकड़ लिया गया। अब ये केस तो सॉल्व हो गया था, लेकिन जैसे ही स्नीफर इस केस से फ्री हुआ, तब अचानक उसके एक्स वाइफ बताती है कि उसके बेटे एलेक्स को पुलिस ने मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया है। तब स्नीफर और विक्टर पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पुलिस चीफ बताता है कि एलेक्स ने एक ड्रग डीलर को जान से मार दिया। और जब पुलिस वहाँ पहुंची, तब एलेक्स डेड बॉडी के पास खड़ा था और उसके हाथ में गन थी। लेकिन स्नीफर को पुलिस चीफ की बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि एलेक्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी की जान ले सके। इसीलिए स्नीफर अपने बेटे एलेक्स से मिलने कहता है, लेकिन पुलिस चीफ उसे एलेक्स से मिलने की परमिशन नहीं देता, क्योंकि चीफ को लग रहा था कि दोनों बाप बेटे मिलकर कोई प्लान बना लेंगे, जिसके बाद एलेक्स अपने गुनाह से मुकर जाएगा। अब स्नीफर को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती, इसीलिए वो अपनी नोज क्लिप निकालता है और गहरी सांस लेता है। जिसके बाद स्नीफर पुलिस चीफ को उसके ही बारे में बताता है कि वो 45 साल का है और उसके बीवी बच्चे नहीं है। साथ ही पुलिस चीफ स्मोक नहीं करता और उसे मधुमक्खी को पालना बहुत पसंद है, इसीलिए उसने अब तक शादी नहीं की। ये सुनकर पुलिस चीफ चौंक गया, क्योंकि स्नीफर की बताई एक एक बात सच थी। जिसके बाद स्नीफर कहता है कि वो इस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करेगा। तब पुलिस चीफ भी मान जाता है, लेकिन वो अब भी स्नीफर को अपने बेटे से मिलने की परमिशन नहीं देता। अब स्नीफर के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो और विक्टर क्राइम सीन पर जाते हैं। तब हम उस घर के एक पड़ोसी को देखते हैं, जो अपने घर के होल से उन दोनों पर नजर रख रहा था। लेकिन विक्टर उस होल पर एक टेप चिपका देता है, ताकि उनके क्राइम सीन वाले घर के पड़ोसी को उनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ पता न चल सके, क्योंकि वो दोनों क्राइम सीन पर बिना परमिशन घुसे थे। अब विक्टर एक पिक टूल निकालता है और उस घर पर लगी सील को उस टूल की मदद से हटा देता है। तब पड़ोसी के दरवाजे के होल पर लगा टेप अपनी पकड़ छोड़ देता है और निकल जाता है। जिसके बाद पड़ोसी ने उन दोनों को सील हटाते हुए देख लिया, इसीलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। साले ये फौरन पड़ोसी भी उतने ही कमीने होते हैं जितने हमारे यहाँ के होते हैं। खैर, उधर स्नीफर और विक्टर उस घर के अंदर चले गए। तब लिविंग रूम में जाने के बाद स्नीफर गहरी सांस लेता है और उसके सामने सेंट इमेज बन जाती है। तब उसे पता चला कि मर्डर के समय एलेक्स वही था, लेकिन एलेक्स उस समय जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके हाथ में गन थी। जिसके बाद स्नीफर फिर से गहरी सांस लेता है और उसे पता चला कि उस समय घर में एलेक्स के अलावा एक शेरीफ और 2 पैरामेडिक मतलब मेल नर्स भी थे, जो कि पूरी तरह नॉर्मल है, क्योंकि पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होगी। लेकिन स्नीफर को अब भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, इसीलिए वो तीसरी बार गहरी सांस लेता है। तब उसे एक गनमैन की स्मेल आती है, जिसकी उम्र लगभग 35 से 37 साल की है, लेकिन उस जगह पर काफी सारी अलग अलग चीजों की स्मेल भी थी, इसीलिए वो श्योर नहीं था कि गनमैन ने शूट किया या नहीं। आगे स्नीफर वहाँ लगे फ्लोर लैम्प के पीछे के हिस्से की स्मेल लेता है और बताता है कि उस लैम्प के पीछे 3 किलो ड्रग रखी हुई थी। तब स्नीफर ने गेस किया कि किलर ने उन ड्रग के लिए मर्डर किया और उसके इल्जाम में एलेक्स को फंसा दिया गया, ताकि पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। इसके बाद स्नीफर और विक्टर वहाँ से निकल गए। आगे हम पुलिस चीफ और उस घर के पड़ोसी को एक साथ देखते हैं। तब पुलिस चीफ को पता चलता है कि 2 लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तब पुलिस चीफ तुरंत विक्टर के सुपरवाइजर को कॉल करता है और उसे इन्वेस्टिगेशन करने से रोकने के ऑर्डर देता है। तब विक्टर का सुपरवाइजर उसे एलेक्स के केस को इन्वेस्टिगेट करने से मना करता है, ताकि वो पुलिस को अपना काम करने दे। लेकिन इस खबर से स्नीफर और उसकी एक्स वाइफ काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। आगे एक गंजा आदमी स्नीफर के घर उससे मिलने आया और बताया कि वो उसके बेटे एलेक्स का सेलमेट है और वो असली किलर के बारे में जानता है, लेकिन वो किलर के बारे में बताने के लिए $1000 की मांग करता है। अब स्नीफर उस आदमी की स्मेल लेता है, तब उसे एलेक्स की स्मेल भी आती है, इसीलिए वो उस आदमी पर यकीन कर लेता है और पैसे लेने अंदर जाता है। तब अकेलेपन का फायदा उठाकर वो आदमी वहाँ रखा सिल्वर कप चुरा कर अपने पास रख लेता है। अब स्नीफर पैसे लेकर बाहर आया और उस आदमी को 1000 के बदले $900 दिए और बताया कि उसने जो कप चुराया है उसकी कीमत $100 है, इसीलिए वो आदमी स्नीफर को सिल्वर कप उसे वापस दे देता है। तब स्नीफर ने बचे हुए $100 उसे दे दिए, लेकिन $100 लेते ही वो आदमी स्नीफर की नाक पर जोर से अपना सिर मार देता है, जिससे स्नीफर वहीं पर बेहोश हो गया। जिसके बाद वो आदमी वहाँ रखे सिल्वर कप चुरा कर और बिना किलर के बारे में बताए वहाँ से चला गया। आगे विक्टर को स्नीफर के बारे में पता चला, तब वो तुरंत ही स्नीफर को हॉस्पिटल लेकर गया। तब वही फीमेल डॉक्टर स्नीफर के करीब आई और उसकी नाक में लगा ब्लड साफ किया। तब स्नीफर उस खूबसूरत डॉक्टर को करीब से देखता है और उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे फीमेल डॉक्टर की स्मेल नहीं आई, इसीलिए स्नीफर अपने पास रखे ऑरेंजेस को उठाकर उनकी स्मेल लेने लगा। तब उसे पता चला कि वो किसी भी चीज की स्मेल नहीं ले पा रहा। तब स्नीफर को समझ में आया कि उस गंजे आदमी ने स्नीफर की नाक पर टक्कर मारकर उसकी नाक बुरी तरह डैमेज कर दी। आगे विक्टर ने जेल से उस आदमी का एड्रेस निकाल लिया था, इसीलिए वो उस आदमी के घर पूछताछ करने जाने वाला था, ताकि उसे पता चल सके कि एलेक्स के केस में असली किलर कौन है। लेकिन जैसे ही विक्टर उस गंजे आदमी के घर पहुंचा, तब उसे शॉक लगा, क्योंकि किसी ने उस आदमी को पहले ही शूट करके मार दिया था और इसी के साथ एलेक्स को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। आगे विक्टर ये बात स्नीफर को बताता है। तब स्नीफर समझ गया कि उस गंजे आदमी को
सिर्फ उसकी नाक को तोड़ने के लिए भेजा गया था ताकि वो आगे की इन्वेस्टिगेशन ना कर सके। लेकिन एलेक्स के केस में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि पुलिस के पास एलेक्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे और उसे बस शक के आधार पर मर्डर समझ लिया गया था। और यही बात स्नीफर को हजम नहीं हो रही थी। तभी विक्टर को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जब मर्डर हुआ था उसके तुरंत बाद क्राइम सीन पर पुलिस चीफ नहीं आया था, बल्कि उसने किसी और इन्वेस्टिगेशन टीम को वहाँ भेजा था। तब स्नीफर तुरंत समझ गया कि उस घर में जो भी दूसरा गनमैन था वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस चीफ था। इसलिए स्नीफर को वहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ पुलिस चीफ की भी स्मेल आई थी। लेकिन स्नीफर को लगा कि पुलिस चीफ वहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आया होगा। अब पुलिस चीफ को भी स्नीफर की सूंघने की शक्ति के बारे में पता था, इसीलिए उसने एक आदमी को उसके घर में भेजकर उसकी नाक डैमेज कर दी ताकि स्नीफर एलेक्स के केस को इन्वेस्टिगेट ना कर। अब स्नीफर के समझ में आ गया था कि पुलिस चीफ ही असली किलर है जिसने ड्रग डीलर का मर्डर किया है। अब उन्हें बस वो पैकेज ढूंढने की जरूरत है जिससे पुलिस चीफ के खिलाफ सबूत मिल जाए। भले ही स्नीफर ने कुछ समय के लिए अपनी सूंघने की शक्ति खो दी थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। अब स्नीफर को पता था कि पुलिस चीफ का एक बी फार्म है, इसलिए उसे लग रहा था कि चीफ ने पैकेज भी वही कहीं छुपाया होगा। इसीलिए स्नीफर और विक्टर सबसे पहले एक हैकर को हायर करते हैं और दोनों ही अपना हुलिया बदल लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। इसके बाद स्नीफर और विक्टर भेज बदल कर पुलिस चीफ के बी फार्म पर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो दोनों हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं। इसके बाद वो दोनों पुलिस चीफ की पड़ोसन को जाल में फंसाने के लिए बी फार्म की खिड़की पर पत्थर मारकर उसका कांच तोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तब पड़ोसन को लगता है कि कुछ चोर चोरी करने पुलिस चीफ के बी फार्म में घुस गए, इसलिए वो तुरंत चीफ को कॉल करके बुला लेती है। वही दूसरी तरफ स्नीफर और विक्टर भागते हुए हैकर के पास जाते हैं जो बी फार्म से कुछ दूरी पर छुपकर अपना सिस्टम तैयार करके बैठा था। आगे हैकर सारे सीसीटीवी कैमरा को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है और सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। अब चीफ को चोरी की खबर मिलते ही वो भागता हुआ अपने बी फार्म पर गया, लेकिन वो फार्म हाउस के अंदर न जाते हुए सीधा बी हाइव के बॉक्स के पास जाता है और उसमें से ड्रग का पैकेट निकालता है। अब चीफ ड्रग का पैकेट निकालते हुए कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन जाते समय चीफ का ध्यान बॉक्स पर लगे कैमरा पर चला गया और वो समझ गया कि ये उसके लिए एक जाल था जिसमें वो फंस गया। अब स्नीफर और विक्टर के पास चीफ के खिलाफ काफी सारे सबूत आ गए थे, इसीलिए वो लोग पैकअप करके वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी चीफ उनके पास पहुँच गया और उन पर गन तान दी। अब चीफ स्नीफर और विक्टर का काम तमाम करने ही वाला था कि तभी चीफ के पीछे हैकर चुपके से आ गया और अपने लैपटॉप का ब्रीफकेस जोर से खोल दिया, जिससे पुलिस चीफ डिस्ट्रैक्ट हो गया और पीछे हैकर की तरफ पलट गया। तब स्नीफर इस बात का फायदा उठाता है और सीधा पुलिस चीफ पर कूद जाता है, जिससे चीफ जमीन पर गिर गया। तभी वहाँ पुलिस भी आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें पुलिस चीफ की असलियत सबके सामने आ गई और हमें पता चला कि पुलिस चीफ कई समय से ड्रग डीलर से पैसे लेकर उन्हें बचाने की कोशिश करता था। लेकिन जब एलेक्स ड्रग डीलर के साथ एक डील करने वहाँ पहुंचा तब उसे चीफ की असलियत पता चल गई। इसीलिए चीफ ने ड्रग डीलर का मर्डर कर दिया और उसके मर्डर के इल्जाम में एलेक्स को फंसा दिया। लेकिन सच्चाई पता करने के बाद चीफ को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और एलेक्स पर से मर्डर के चार्जेस भी हटा दिए गए। अब अपने बेटे का केस सॉल्व करने के बाद स्नीफर अपने घर पर पूरा 1 महीना आराम करता है ताकि उसकी नाक जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो फिर से क्राइम सॉल्व करने में पुलिस की मदद कर सके। फिर बहुत ही जल्द स्नीफर को एक नया केस मिला। एक मिलिट्री हॉस्पिटल में एक ही रात में 4 सोल्जर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्नीफर ने सबसे पहले मेडिकल स्टाफ की जांच की। स्नीफर ने उस डॉक्टर की स्मेल सूंघी जो ड्यूटी पर था। उसने अभी अभी एक ऐसे पेशेंट का ऑपरेशन किया था जिसे नार्कोसिस था, इसीलिए उसके शरीर से बहुत तेज सड़ी हुई बदबू आ रही थी। फिर स्नीफर ने नर्स को देखा जो ड्यूटी पर थी। वो सारी रात टेबल पर सोई हुई थी और उसके शरीर से ठंडी सी सांस की गंध आ रही थी। तब स्नीफर को पता चल गया कि ये दोनों मर्डरर नहीं है। इसके बाद स्नीफर पेशेंट के रूम में गया और गहरी सांस ली। उसे वहाँ विक्टिम के शरीर पर ही मर्डर की गंध भी महसूस हुई। स्नीफर ने बताया कि मर्डरर की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। उसने कोई दवा नहीं ली थी, लेकिन उसने क्राइम से पहले शराब पी थी, शायद खून करने की हिम्मत जुटाने के लिए। उसके शरीर पर जख्म को ठीक करने वाले किसी क्रीम की गंध भी थी। तब डॉक्टर ने पैरामेडिक रिकॉर्ड निकाले और पता चला कि ये क्रीम एक सोल्जर को दी गई थी। दोनों तुरंत बैरक में जाकर उस सोल्जर को ढूंढने लगे, लेकिन जब स्नीफर ने उसकी गंध सूंघी तो उसके शरीर पर शराब की कोई गंध नहीं थी। स्नीफर ने तुरंत ही उसे शक से बाहर निकाल दिया। वो सोल्जर उदास होकर बोला कि वो और उसके साथी नए भर्ती हुए हैं, वो दूसरे शहर से आए हैं और उन्हें हेड इंस्ट्रक्टर अक्सर पीटता है। दोनों हेड इंस्ट्रक्टर के पास गए, लेकिन उसने कहा कि यहाँ कोई भी बुलिंग नहीं होती। तभी उसी समय हेड इंस्ट्रक्टर की वाइफ वहाँ आई। वो उससे पैसे मांगने आई थी क्योंकि उसे कपड़े खरीदने हैं। हेड इंस्ट्रक्टर ने अपनी बीवी से बड़े प्यार से बात की, जैसे वो बहुत ही नर्म दिल और अच्छा आदमी हो। वही बाहर सोल्जर अभी नॉर्मल तरीके से ट्रेनिंग कर रहे थे, किसी ने भी बुलिंग की बात नहीं की। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई झूठ बोल रहा हो। फिर जल्दी ही पुलिस की बैलिस्टिक रिपोर्ट आई और उसमें लिखा था कि किलर ने खून करने के लिए टीटी टाइप पिस्तौल इस्तेमाल की। रात में जब बैरक की लाइट बंद हो गई तो 2 सोल्जर किचन में जाकर शराब पीने लगे और पिकल खाने लगे। पीते पीते बस एक पिकल बची। तब उनमें से एक सोल्जर वेयर हाउस में पिकल लेने गया। तब उसी समय एक मास्क पहने आदमी आया। वो पूरे ब्लैक कपड़ों में था। उसके पास सिलिकॉन लगी टीटी पिस्तौल थी। सोल्जर उसे देखकर घबरा गया जैसे वो उसे जानता हो। फिर उसने उस सोल्जर पर गोलियां चला दी। तब वेयर हाउस वाला सोल्जर गन शॉट की आवाज सुनकर डर गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किलर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने लॉक पर गोलियां चला दी। तब आवाज सुनकर पेट्रोलिंग करने वाला सोल्जर भी वहाँ आया, लेकिन तब तक किलर भाग चुका था। बाहर बस एक सोल्जर की लाश पड़ी थी। अगले दिन जब स्नीफर वहाँ आया तब उसे समझ में आया कि किलर जैसे अंदर घुसा, इसका मतलब उसे कोई शॉर्टकट रास्ता
रास्ता पता होगा। विक्टर उस पेट्रोलिंग सोल्जर के साथ उस कैंप को देखने गया। तब उसे कैंप के पीछे की तरफ एक पुराना गेट मिला जिसे आसानी से कोई भी अंदर या बाहर जा सकता है। वही किचन में स्नीफर को एक ऊन का काला धागा मिला जिस पर किलर की गंध थी। उस पर सिंथेटिक लेदर की भी गंध थी। उस लेदर को बस की सीट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेदर की स्मेल बहुत तेज थी। इसका मतलब किलर नई बस में आया था। अगर विक्टर और स्नीफर ने उस नई बस को ढूंढ लिया तो शायद वो किलर भी पकड़ा जाएगा। वही दूसरी तरफ ठीक उसी समय हेड कोच की वाइफ को किसी अननोन नंबर से मैसेज आया जिसमें लिखा था कि शाम को 6 बजे मिलना है। ये देखकर उसका हस्बैंड पूछने लगा कि क्या हुआ। तब वो बोली उसका अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मूवी देखने का प्लान है। ये बहाना थोड़ा अजीब था लेकिन हेड कोच को शक नहीं हुआ। इस बीच स्नीफर और विक्टर बस कंट्रोल सेंटर पहुंचे लेकिन उन्हें पता चला कि वो नई बस चली गई, अभी वो रोड पर होगी। फिर दोनों ने जल्दी से उस बस को रुकवाया। विक्टर ने ड्राइवर से पूछा कि क्या उसने कल रात किसी ऐसे आदमी को देखा था जिसने ब्लैक स्कार्फ पहना हो। ड्राइवर को याद था क्योंकि वो आदमी स्कार्फ से अपना चेहरा ढक रहा था और काफी अजीब भी लग रहा था। ड्राइवर ने बताया कि वो आदमी कहाँ उतरा था, इसीलिए दोनों तुरंत उस जगह पहुंचे। उसी जगह दोनों ने किलर का घर ढूंढ निकाला लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही स्नीफर अंदर गया उसने एक गहरी सांस ली। तब उसे गन की स्मेल आई। उसे वहाँ एक ब्लैक बैग भी मिला जिसमें गन और बुलेट थी। बैग में एक डायरी भी थी। वो डायरी एक सोल्जर की थी, मतलब वो किलर भी एक सोल्जर ही है। डायरी में उस किलर और हेड कोच की बीवी की फोटो थी। वही दूसरी तरफ ठीक उसी समय हेड कोच की वाइफ किसी से मिलने आई थी और यहाँ हमें पता चला वो किलर से मिलने आई है और वो किलर और हेड कोच की बीवी पति पत्नी थे। लेकिन हेड कोच ने जबरदस्ती उसकी बीवी को छीन लिया था और दोनों को अलग कर दिया था। उसने अपने सोल्जर को बोलकर उसके पति का चेहरा भी बिगाड़ दिया लेकिन वो किसी तरह बच गया। लेकिन उसकी बीवी को लगा वो मर चुका है, अब उसे बदला लेना था। पहले उसने उन सोल्जर को मारा जिन्होंने उसका चेहरा बिगाड़ा था। अब थोड़ी देर बाद दोनों किस करने ही वाले थे लेकिन तभी हेड कोच वहाँ पहुँच गया। दरअसल जब उसने लड़की को मैसेज पढ़ते देखा था उसे तभी शक हो गया था, इसलिए वो लड़की का पीछा कर रहा था। अब वो गुस्से में पागल था और उन्हें मारने वाला था। तभी लड़की का असली पति उस पर झपटा और उसे गिरा दिया। फिर उसने अपनी बीवी को भागने को कहा। उसकी वाइफ तो भाग गई लेकिन हेड कोच ने उसे गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। इस तरफ लड़की वहाँ से किसी तरह भागकर एक वेयर हाउस में छुप गई। थोड़ी देर बाद हेड कोच उसके पीछे वहाँ भी आ गया लेकिन लड़की वहाँ लोहे की रॉड लिए छुपी हुई थी। मौका मिलते ही लड़की ने हेड कोच पर पीछे से हमला कर दिया और तब तक उसे मारती रही जब तक वो कमीना कोच मर नहीं गया। तभी वहाँ विक्टर और स्नीफर भी पहुँच गए लेकिन लड़की ने अपने सेल्फ डिफेंस में कोच को मारा था, इसीलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। जो दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं आखिर में उन्हें खुद भी भुगतना पड़ता है। इस तरफ शहर में एक नैनी एक छोटे से बच्चे के साथ ब्रिस्बी खेल रही थी। ब्रिस्बी जमीन पर गिर गई। तब एक आदमी जिसने ब्लैक ग्लव पहने हुए थे उसने ब्रिस्बी उठाई और नैनी को दी लेकिन अचानक उसने नैनी पर स्लीपिंग गैस छोड़ दी जिससे नैनी बेहोश हो गई। फिर उसने बच्चे को किडनैप कर लिया। कुछ समय बाद विक्टर और स्नीफर वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्हें पता चला किडनैपर ने बच्चे के पिता से 1,20,000 यूरो मांगे हैं वरना वो बच्चे को मार देगा। स्नीफर को ये रकम बहुत अजीब लगी। आखिर किडनैपर ने इतनी छोटी रकम क्यों मांगी। किडनैपर ने उन्हें 48 घंटे का समय दिया था। बच्चे का पिता एक अमीर बिजनेसमैन था, उसे पैसों की कमी नहीं थी लेकिन उसे डर था कि पैसे देने के बाद भी किडनैपर बच्चे को मार देगा, इसीलिए उसने पुलिस को बुलाया है। फिर स्नीफर ने उस प्लेट को सूंघा। तब उसे पता चला कि किडनैपर एक आदमी था लेकिन उसने ग्लव पहने थे, इसीलिए स्नीफर को उसकी उम्र या कद का पता नहीं चला लेकिन प्लेट से एक ड्रिंक की स्मेल आ रही थी। विक्टर ने तुरंत लोगों को आसपास के डस्टबिन में सोडा कैन ढूंढने भेजा। ये देखकर बच्चे का बाप गुस्से में बोला कि वो यहाँ केस सुलझाने आए हैं या कचरा साफ करने, लेकिन तभी पुलिस को एक सोडा कैन मिल गया। स्नीफर ने उसे सूंघा और किडनैपर के पसीने की गंध से बताया कि किडनैपर के बाल ग्रे है, उम्र करीब 50 साल है और वो बहुत बड़ा स्मोकर है। वो दिन में करीब 1 पैकेट सिगरेट पीता होगा। पसीने में नाइट्रोसामिन की बहुत ज्यादा मात्रा थी। ये कैंसर देने वाला पदार्थ है जो कि तंबाकू में पाया जाता है। साथ ही एक मीथेन जैसी गंध थी जो सड़े हुए अंडों जैसी लग रही थी। ये एक ऐसा ड्रग होता है जो लिवर डिजीज के इलाज में काम आता है। स्नीफर ने अंदाजा लगाया कि किडनैपर शायद लिवर कैंसर के आखिरी स्टेज में है क्योंकि सोडा कैन से प्राइवेट क्लिनिक वाले डिसइंफेक्टेड की स्मेल आ रही थी। साथ ही एक स्प्रे पेंट जैसी गंध भी थी लेकिन स्नीफर को समझ नहीं आया कि स्प्रे पेंट की स्मेल कैन पर क्यों थी। अब उसे घर जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। घर पर उसने सोडा कैन को काटा और उसमें ओडोर एलिमेंटर डाल दिया ताकि स्प्रे पेंट की गंध को अलग किया जा सके। गंध निकलते ही स्नीफर को तुरंत ख्याल आया ये स्मेल कार के स्प्रे पेंट की थी। उसने विक्टर को कॉल किया और बताया ये कार स्प्रे पेंट की गंध है जिसमें मिनरल ऑयल और केलिन जैसी चीजें होती है। ये पेंट खास तौर पर सेकंड हैंड कार के लिए बनाया जाता है। विक्टर ने तुरंत प्राइवेट क्लिनिक के पेशेंट की लिस्ट देखी जिसमें लिवर कैंसर वाले, ग्रे बालों वाले, करीब 50 साल के उम्र के लोग हो और साथ ही यूज कार डीलर की नौकरी वाले हो। इस सारी जानकारी को मिलाकर उन्हें एक पेशेंट मिला जो 4 दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। विक्टर ने तुरंत अपनी टीम के साथ एक्शन लिया। जब वो उसकी शॉप पर पहुंचे तो क्लर्क ने बताया कि बॉस आधा घंटा पहले एयरपोर्ट के लिए निकल गए। उसने कार का नंबर और फ्लाइट का समय भी बताया। विक्टर ने तुरंत एयरपोर्ट को कांटेक्ट किया ताकि प्लेन को टेक ऑफ होने से रोका जा सके। कुछ समय बाद विक्टर ने उस आदमी को रास्ते पर ही रोक लिया। विक्टर ने उस आदमी से पूछा कि उसने बच्चे को किडनैप क्यों किया। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो गया क्योंकि वो तो पिछले 3 दिनों से अपने बेटे के घर लॉस एंजलिस में था। उसने प्लेन टिकट भी दिखाए। तब विक्टर को समझ में आया कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ा है। तो फिर असली किडनैपर कौन था। वही दूसरी तरफ बच्चे के बाप को किडनैपर की तरफ से एक धमकी भरा लेटर मिला। अंदर एक बालों की लट थी। स्नीफर ने उसे सूंघा, ये बच्चे के ही बाल थे।
उसने लेटर को सूंघा। उसमें पॉलिस बेसिल के पत्तों की खुशबू थी। ये पौधा बहुत दुर्लभ होता है और शहर में नहीं उगता, बस बाहर के इलाकों में मिलता था। स्नीफर ने लेटर की गंध से अंदाजा लगाया कि किडनैपर की लिवर डिजीज अब बेहतर हो रही है, जैसे वो ठीक होने की कगार पर हो। लेकिन ये कैसे हो सकता था? सर्जरी के बाद भी इतनी जल्दी ठीक नहीं हुआ जा सकता। लेटर में जापानीज टी की भी गंध थी, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जापानीज टी तो बहुत जगह बिकती है। जापानीज टी की सब जगह चेक करना नामुमकिन था। बच्चे के पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि किडनैपर ने कहा था कि अगर उसने शाम 4 बजे तक पैसे नहीं दिए तो वो बच्चे को मार देगा। फिर विक्टर ने लेटर को सेंड करने वाले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तब उसे पता चला वो लेटर नैनी ने भेजा था। इसका मतलब था कि नैनी बच्चे के किडनैपर से मिली हुई है। पुलिस को ये भी पता चला कि नैनी पहले एक जापानीज रेस्टोरेंट में भी गई थी और वहीं से जापानीज टी की स्मेल आई थी। दोनों तुरंत उस रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां उन्होंने नैनी की फोटो दिखाकर मैनेजर से पूछा तो उसने बताया कि नैनी वहां एक टी मास्टर से मिलने आई थी। ये शॉप पहले उसी टी मास्टर की थी, लेकिन 6 महीने पहले जो बच्चा किडनैप हुआ है उसके बाप ने इस रेस्टोरेंट को खरीद लिया था। तब विक्टर ने उस टी मास्टर का नाम पेशेंट की लिस्ट में डाला, लेकिन वहाँ एक फीमेल पेशेंट का नाम निकला। अब मैरिड औरतें अपने हस्बैंड का सरनेम इस्तेमाल करती है। इसका मतलब था कि लिवर कैंसर वाला पेशेंट किडनैपर नहीं बल्कि किडनैपर की वाइफ है। तब दोनों तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन फीमेल पेशेंट पहले ही डिस्चार्ज हो चुकी थी। बस उन्हें वहाँ एक हेयर क्लिप मिला। स्नीफर ने क्लिप को सूंघकर बताया कि प्लेट और एनवलप दोनों की स्मेल उसी औरत से मेल खा रही है। उसी समय जब दोनों रेस्टोरेंट से गए तो उस जापानीज रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बच्चे के बाप को कॉल किया। तब बच्चे का बाप तुरंत समझ गया कि उसका पुराना दुश्मन ही किडनैपर है, लेकिन किसी को भी उसके एड्रेस का पता नहीं था। बस नैनी ही उससे कांटेक्ट में थी। बच्चे का पिता तुरंत नैनी के पास गया और उससे एड्रेस मांगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। लेकिन तभी उसका फोन बजा। वो किडनैपर का कॉल था। तब बच्चे का बाप तुरंत फोन की लोकेशन ट्रेस करवाने लगा। स्नीफर और विक्टर भी नैनी के घर पहुंच गए। तब नैनी जमीन पर पड़ी थी। अब नैनी ने सच्चाई नहीं छुपाई। उसने बताया उसका बाप किडनैपर और बच्चे का बाप ये तीनों पहले बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन बाद में बच्चे के पिता का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया और उसने जबरदस्ती उन्हें कंपनी बहुत सस्ते में बेचने पर मजबूर किया। इस बात ने नैनी के पिता को बहुत तोड़ दिया और वो दुख में मर गए। अब किडनैपर की वाइफ को कैंसर था और उसे अर्जेंटली पैसों की जरूरत थी। अपने पिता का बदला लेने के लिए नैनी ने किडनैपर से हाथ मिलाकर बच्चे का किडनैप किया, ताकि वो बच्चे के बाप से पैसे वसूल कर सके। सारी सच्चाई सामने आ गई थी। वही इस तरफ किडनैपर ने 2 प्लेन टिकट बुक की थी। वो अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर भागने की तैयारी कर रहा था। तभी बच्चे का पिता वहाँ पहुँच गया। उसने अंदर घुसकर किडनैपर पर हमला कर दिया। उसे मुक्के मारे और गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। तब किडनैपर की वाइफ ने जल्दी से एक बियर बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारी। तब बच्चे के बाप ने पलटकर उसे थप्पड़ मारा और फिर एक रॉड उठाई, ताकि उसे मारकर खून का इल्जाम किडनैपर पर डाल सके। लेकिन इसी समय स्नीफर और विक्टर वहाँ पहुँच गए और एक और हादसा होने से बचा लिया। फिर बच्चे के बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगली सुबह स्नीफर घर पर आराम से कॉफी पी रहा था। तभी उसके लिए एक मिस्टीरियस पैकेज आया, लेकिन उस पैकेज पर किसी भी सेंडर का नाम नहीं था। स्नीफर ने बॉक्स खोला तो उसमें एक पेन और पेपर था। उसने पेन उठाया और सूंघा, उसमें स्मेल नहीं थी। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगी। उसने पेपर खोला, उस पर बस 3 शब्द लिखे थे, सेव हर। स्नीफर ने तुरंत विक्टर को कॉल किया। लेटर में कोई स्मेल नहीं थी, लेकिन सिल्वर पेन से हल्की सी गंध आ रही थी। वो स्मेल एक सुनहरे बालों वाली औरत की थी, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में होगी। पेन से घोड़े के अस्तबल और पेपर मनी की हल्की सी स्मेल भी आ रही थी। ये देखकर स्नीफर और विक्टर दोनों ही तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने अस्तबल पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें एक लड़की की लाश मिली। स्नीफर ने बॉडी की स्मेल सूंघी, लेकिन उसे किसी दूसरे इंसान की खुशबू नहीं मिली। ये बात उसे बहुत अजीब लगी। उसी समय स्नीफर को एक कॉल आई। कॉल करने वाला वही मर्डरर था। उसने कहा लड़की की मौत का जिम्मेदार स्नीफर है। उसने मर्डरर को बहुत निराश किया, लेकिन शायद उसके पास अभी भी एक इंसान को बचाने का मौका है। स्नीफर को बहुत गुस्सा आया। अब ये तो साफ था कि मर्डरर स्नीफर को निशाना बना रहा है। स्नीफर को अभी तक ये समझ नहीं आया कि मर्डरर का असली मकसद क्या है। तब विक्टर को क्राइम सीन पर दूसरा बॉक्स मिला। स्नीफर ने उसे सूंघा, लेकिन उसमें भी कोई स्मेल नहीं थी। अंदर फिर वही चीजें थी, एक पेपर और एक पेन। पेपर पर लिखा था वो यही आसपास है। पेन से इस बार इंजन ऑयल और गैसोलीन की मिलीजुली स्मेल आ रही थी। ये मोटर बोट के इंजन की टिपिकल स्मेल थी। साथ ही सड़ी हुई लकड़ी और एल्गी मतलब शैवाल की स्मेल भी आ रही थी। वो एल्गी झीलों और तालाबों में उगती है। इसका मतलब था कि अगला टारगेट कोई बोटमैन है। पेन में हेयर कंडीशन की खुशबू भी थी। स्नीफर ने अंदाजा लगाया कि टारगेट कोई ग्रे बालों वाला लगभग 50 साल का आदमी है और पेन से ग्रिल मीट की स्मेल भी आ रही थी। मतलब वो किसी बारबेक्यू रेस्टोरेंट के पास था। दोनों ने तुरंत पास के लेक बोट एरिया और बारबेक्यू रेस्टोरेंट के पास गए। उन्होंने बोट कंपनी के मालिक से पूछा, जिससे उन्हें उस आदमी का घर मिल गया। लेकिन वहाँ बस एक डॉग था। लेकिन थोड़ी देर बाद स्नीफर को वही आदमी एक छोटी सी वुडन बोट में मरा हुआ मिला। इस बार भी बॉडी पर किसी दूसरे इंसान की स्मेल नहीं थी। अब स्नीफर सोच में पड़ गया, क्या ये किलर कोई ऐसा आदमी तो नहीं जिसे उसने कभी जेल भेजा हो और वो स्नीफर से बदला ले रहा हो। इसी बीच किलर ने फिर से फोन नंबर बदलकर स्नीफर को कॉल किया। उसने कहा स्नीफर उसे बार बार निराश कर रहा है। अब वो स्नीफर को एक और मौका देता है। अगर वो तीसरे इंसान को बचा नहीं सकता
सका तो वो स्नीफर की जिंदगी नर्क बना देगा। अब स्नीफर और बेबस नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसने विक्टर के साथ मिलकर पुलिस से लेटर को भेजने वाले की जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस डिलीवरी कंपनी के पास भी सेंडर की कोई जानकारी नहीं थी, जैसे वो पैकेज अचानक हवा से आ गया हो। मर्डरर का फोन नंबर भी हर बार नया होता था, इसीलिए ट्रेस नहीं किया जा सकता। अब स्नीफर की सेफ्टी के लिए उनके बॉस ने स्नीफर के साथ 24 घंटे बॉडीगार्ड रख दिए। अब कुछ समय बाद तीसरा पैकेज भी आ गया। पेपर पर अब भी कोई स्मेल नहीं थी, लेकिन पेन से इस बार किसी 30 से 35 साल के आदमी की स्मेल आ रही थी। उसमें प्रोपलाइन ग्लाइकोल और मोनोक्लोरामीन केमिकल की स्मेल आ रही थी। प्रोपिलीन ग्लाइकोल एंटीफ्रीज बनाने में इस्तेमाल होता है और मोनोक्लोरामीन एक डिओड्रेंट होता है जो शू में इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों क्लू से स्नीफर ने अंदाजा लगाया कि अगला टारगेट एक आइस स्केटिंग रिंग में काम करता है, क्योंकि वहाँ के स्केटिंग शूज में डिओड्रेंट लगाया जाता है। पिन में बेरी वुड की भी खुशबू थी। ये वही लकड़ी होती है जिससे पाइप बनाए जाते हैं। अब जहाँ आइस स्केटिंग रिंग और पाइप शॉप दोनों हो, वो जरूर शॉपिंग मॉल ही होगा। फिर पुलिस ने तुरंत लोकेशन ढूंढी और स्नीफर को वहां ले गए। वो सीधा स्केट रेंटर काउंटर पहुंचे जहां एक ब्लॉन्ड औरत काम करती थी। विक्टर ने अपने आदमियों से लोगों पर नजर रखवाई ताकि इस बार किलर को पकड़ सके। तभी किलर का कॉल आया। उसने स्नीफर से पूछा पिज्जा कैसा है। इससे स्नीफर को समझ में आया कि वो गलत जगह ढूंढ रहा है और तभी मॉल में एक भयानक चीख गूंज उठी। पुलिस तुरंत उस जगह पहुंची। वहाँ एक इलेक्ट्रीशियन कॉर्नर में बंधा हुआ था। किलर ने उसका यूनिफॉर्म छीनकर पहन लिया था। फिर वो ब्यूटी सलून की तरफ गया। तब स्नीफर को समझ में आया कि प्रोपलाइन ग्लाइकोल ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल होता है। तब सभी तुरंत वहाँ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीसरा टारगेट मारा जा चुका था। उसके पास एक बॉक्स रखा था। स्नीफर ने बॉक्स खोला। पेपर पर लिखा था यू किल हर। तब स्नीफर ने गुस्से में पेपर फाड़ दिया और बाहर मेगाफोन में चिल्लाया कि वो उसे ढूंढकर मार देगा, लेकिन किलर फिर भी भाग निकला। 3 लोगों की मौत देखकर स्नीफर ने तय कर लिया कि अब वो डिटेक्टिव का काम छोड़ देगा, लेकिन उसने घर जाकर सारी रात रिसर्च की और आखिर में समझ गया कि पेपर में स्मेल क्यों नहीं थी और स्नीफर ने उसका सोल्यूशन भी निकाल लिया। लेकिन किलर ने भी उसे चैन से रहने नहीं दिया, क्योंकि चौथा बॉक्स इस बार पुलिस स्टेशन पहुंचा। स्नीफर ने आउटर पैकिंग हटाई और अपने बनाए ऑर्डर इनहांसर का इस्तेमाल किया। अब पेपर से जिंक रेजिन की स्मेल आने लगी। ये वही डिओड्रेंट था जो किलर लेटर की स्मेल मिटाने के लिए इस्तेमाल करता था। पेन से इस बार एक 8-9 साल की छोटी लड़की की गंध आ रही थी जो डांस सीखती है। पेन में लकड़ी की स्मेल थी, तो स्नीफर ने अंदाजा लगाया कि स्कूल के पास कोई वुड वर्किंग शॉप है। साथ ही कोनीफर पेड़ों की खुशबू थी। विक्टर ने जल्दी ही सबर्ब में आर्ट स्कूल की लोकेशन ढूंढी, लेकिन स्नीफर को मॉल वाली बात याद आई। उसने अपने सेंट इनहांसर को पेन पर फिर से स्प्रे किया और महसूस किया कि कोनीफर पेड़ों की खुशबू नकली थी। किलर ने वो स्मेल जानबूझकर स्नीफर को भटकाने के लिए डाली थी। इसीलिए स्नीफर ने उल्टा सोचा, असली आर्ट स्कूल शहर में ही है। वो वहाँ पहुँचा और आखिरकार इस बार लड़की को समय रहते बचा लिया, लेकिन इस बार किलर का कोई कॉल नहीं आया। स्नीफर ने पेपर को फिर से सूंघा। धीरे धीरे स्मेल फैलने लगी। तब स्नीफर को समझ में आया कि किलर वही पहला डिलीवरी मैन था, क्योंकि उस पेन की गंध भी पहले वाले पेन जैसी थी। विक्टर ने तुरंत उसका एड्रेस ट्रेस किया, लेकिन जब सब वहाँ पहुँचे तो किलर भाग चुका था। बस दीवार पर स्नीफर का पोस्टर लगा था। उसकी आंखें और नाक में छेद किए गए थे। मतलब साफ था कि किलर स्नीफर से नफरत करता है। उसी समय किलर ने कॉल किया। विक्टर ने हैकर को उसकी लोकेशन ट्रेस करने को कहा। किलर के बताने पर स्नीफर को 5वां पेन मिला। स्नीफर ने जब पेन सूंघा तो एकदम शॉक रह गया, क्योंकि वो स्मेल उस फीमेल डॉक्टर की थी जिसने स्नीफर का इलाज किया था। स्नीफर अब शांत नहीं रह पाया। उसने कहा कि अगर उसने डॉक्टर को छुआ भी तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन किलर डरने वाला नहीं था। उसने कहा कि अगर स्नीफर अकेला नहीं आया तो वो हॉस्टेज को मार देगा। विक्टर ने चारों तरफ पुलिस लगा दी और स्नीफर को ब्लूटूथ हैंडसेट और बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाकर भेजा। वो एक पुराना जिम था। वहाँ फीमेल डॉक्टर कुर्सी पर बंधी थी। स्नीफर उसे बचाने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ किलर आ गया। किलर स्नाइपर के निशाने पर आ नहीं रहा था। विक्टर ने स्नीफर से कहा कि वो 2 कदम पीछे हटे ताकि किलर पर निशाना लग सके, लेकिन ऐसा करने से किलर उसकी चाल समझ गया और ब्लाइंड स्पॉट में छुप गया। उसने कहा स्नीफर चालाक है, लेकिन वो उससे ज्यादा चालाक है। उसने कहा कि इस दुनिया में सब लोग गंदगी है, जैसे वो बच्ची जिसे स्नीफर ने बचाया है उसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की एक बीमारी है और वो वैसे भी ज्यादा नहीं जी पाएगी। बाकी विक्टिम भी प्रोस्टिट्यूट या ड्रग एडिक्ट थे। वो सब मरने के लायक थे। उसे लगता था वो दुनिया को साफ कर रहा है, मतलब वो क्लियर एक साइको है, लेकिन वो बहुत अकेला महसूस करता था। इसीलिए वो स्नीफर के साथ ये कैट एंड माउस का गेम खेल रहा था। तब उसकी बात सुनकर स्नीफर ने गहरी सांस ली और कहा वो पिछले 10 साल से अकेला है। किसी औरत ने उसे कभी प्यार नहीं किया। वो खुद नाकाम है। असली कचरा तो वो खुद है। इस दुनिया की गंदगी भी वही है। तब किलर गुस्से में भाग कर आया और स्नीफर पर गन तान दी और स्नीफर को ही कचरा बोलने लगा, लेकिन किलर अब भी इमारत के आर्किटेक्चर के पीछे छुपा हुआ था। तभी शूटर ने देखा कि उसने एक बम डेटोनेटर पकड़ा हुआ है। तब किलर ने वो डेटोनेटर स्नीफर को दे दिया और बोला अगर वो डॉक्टर से 10 मीटर दूर गया तो वो बम फट जाएगा। फिर किलर वहाँ से भागने लगा। थोड़ी देर बाद स्नीफर ने ध्यान दिया कि डेटोनेटर में बिजली ही नहीं थी, मतलब बम एक्सप्लोड नहीं होगा। उसे समझ आया कि उसे धोखा दिया गया है। तब वो तुरंत किलर के पीछे भागा। थोड़ी देर बाद विक्टर भी वहाँ पहुँचा, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। स्नीफर किलर की छाती पर बैठा उसे पंच मार रहा था और किलर मर चुका था। तब स्नीफर शांति से वहाँ से फीमेल डॉक्टर के पास गया। अब वो डॉक्टर पूरी तरह सुरक्षित थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।